हेलो नमस्कार, मैं समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षक आउटसोर्स अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी सभी ने मोर्चा खोल दिया है, सभी ने आंदोलन किया है। इनका कहना है कि कम से कम मिनिमम 26,000 मानदेय दिया जाए और इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। इनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन या किसी कारणवश से कोई भी आता है इनके स्थान पर तो इनको बाहर न निकाला जाए, इनका स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि कम मानदेय पर वर्षों से सेवा दे रहे फिर भी अभी तक इनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया है। किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25 साल हो गए और मिनिमम 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 के मानदेय पर वर्षों से कार्य कर रहे। इसलिए इनका मानदेय वृद्धि किया जाए और इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। जो भी आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी, ऊषा, आशा और पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी का कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ कि मांगों को लेकर कब तक पूरी होंगी। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना, इसमें अपडेट पाने के लिए। तो बेचारे उसके बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं और ये आज से नहीं कर रहे हैं। ये वो मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं जो शिवराज जी ने इनसे वादे किए थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने आज कोई नई मांग कर दी। अब बताइए कि हम संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी, आज का पॉइंट हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का है, ये परेशान है, ये काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भोपाल में 2 बड़े आंदोलन अभी पिछले महीने किए हैं और अब फिर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं सब मिलकर। उनकी बातों का यकीन करें या अजय धवले जी जो कह रहे हैं कि सरकार बहुत संवेदनशीलता से इनके लिए काम कर रही है, सच्चाई क्या है सर? देखिए माननीय अभिलाष जी, पिछले दिनों इसी विषय पर मैं आपके साथ डिबेट में था और मैं कर्मचारी विरोधी नहीं हूं, ना मैं कर्मचारियों के विरोध की कोई बात करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है उसको जरूर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सरकार अपने स्तर पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए काम करती है और उसके अनुकूल ही वो निर्णय लेती है। एक दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि ये अपने भारतीय समाज में क्या मानव का स्वभाव है कि यदि वो सरकारी नौकरी में आ गया है किसी भी प्रकार से, तो वो एक तरह से सारी चीज़ों के लिए अपना अधिकार क्षेत्र मानने लगते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए होगी, ये चीज़ हमारे लिए होगी। और फिर वो एक जो स्थायी कर्मचारी हैं, जो बल्ला उनके कर्मचारी हैं या जो डायरेक्ट भर्ती कर्मचारी हैं, उनसे वो कंपेयर करने लगते हैं। तो ये एक उनको अपना सोचना चाहिए कि हम किस डोर से आए हैं और वो किस डोर से आए हैं, इस पर थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए। तीसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि उनकी मांगे के विरुद्ध यदि मांगी नहीं जा रही तो प्रदर्शन करना, धरना करना, काली पट्टी लगाना, ये लोकतंत्र में और संविधान में उनको अधिकार है, लेकिन साथ ही उनको नियम प्रक्रिया कानून की भी समझ रखना चाहिए। अभी मैं एक संदर्भ दे रहा हूं माननीय अभिलाष जी आपके माध्यम से कि जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो संविदा वाला हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग वाला हो, चाहे स्थायी कर्मचारी हो, जो एआई इनेबल जो टूल्स का उपयोग नहीं कर पाएगा, आने वाले दिनों में उसकी भी नौकरी खतरे में पड़ेगी। क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में जो एआई इंडिया इंपैक्ट समिट जो प्रारंभ किया है, जिसमें पूरे विश्व के लोग जो एआई का जो पूरा का पूरा जनक है वो सारे के सारे लोग एकत्रित हुए, 4 दिन तक ये सम्मेलन होगा। तो इस बात को भारतीय मानव को, भारतीय कर्मचारियों को जो इस क्षेत्र में काम करते समझना होगा कि हमको मांगों के विरुद्ध धरना करना, प्रदर्शन करना ये ठीक है, लेकिन साथ में आपको अपनी स्किल भी डेवलप करना होगी। नहीं तो आने वाले समय में जब जैसे कि बात आई, आपने बताई थी कि 27 मार्च में ये नई आउटसोर्सिंग की भर्ती नहीं होगी, तो कर्मचारियों की भर्ती इसलिए नहीं होगी आउटसोर्सिंग की क्योंकि वित्त विभाग ने अपना असेसमेंट कर लिया है कि हमारा यदि 20 कर्मचारियों की तुलना में एआई के एक टूल से काम चल सकता है तो हम उसका क्यों उपयोग ना करें। और उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, एमपीएससीडीसी भी काम करता है, उनके पास कंसल्टेंट भी है और उनके पास मेन पावर भी है। तो इस तरह की चीजों को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी ये टैक्स सेवी भी है और इन सब चीजों को बढ़ावा भी देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। कोमल सिंह जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्रदेश में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं इस वक्त? कोमल जी, 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। एक मिनट कोमल जी, एक मिनट कोमल जी, एक मिनट। आप कह रहे हैं 10 लाख कर्मचारी हैं, कंफर्म है आप? प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो 10 लाख के समथिंग आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। जो पूरे प्रदेश में जो राजनेताओं के संरक्षण में जो निजी आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जिला श्योपुर में 8 महीने से जो आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है और जो जिस कंपनी का जो अनुमान था उस कंपनी छोड़कर चली गई और दूसरे कंपनी को ठेका दे दिया। तो आज बताएं, वो 8 महीने का उनका जो वेतन जो वो उनका वेतन पूरा डूब चुका है। तो मध्य प्रदेश में इतनी आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं। कोमल जी माफी चाहूंगा, कोमल जी अपने फोन का ऑडियो भी आप प्लीज उसको जरा अनम्यूट कीजिए, फोन का माइक अनम्यूट कीजिए, फोन का माइक अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए आप। में जो काम कर रही हैं, मैं बात करता हूँ जिला श्योपुर में जो 8 महीने से आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनके परिवार पूरी तरह से टूट चुके हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है। तो कैसे संवेदनशील है? आज मध्य प्रदेश में लाखों पद विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है?
उस वर्ग करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा। लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से जो विभागों में जो पद रिक्त हैं उन पदों को छुपाने के लिए जो आउटसोर्स के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है और जो आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों का जो शोषण किया जा रहा है, संविधान में जो हक अधिकार दिए गए हैं उनका पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। आज 7,000 रुपए में इतनी महंगाई में आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार किस दुख दर्द से गुजर रहे हैं, जिस सरकार को सोचना चाहिए। कोमल जी, सरकार लाडली बहनों को ना कोमल जी ठीक है, किसको क्या दे रहे हैं उनके हाथ से छीन करके आपके मुंह में निवाला डालें वो तो बात नहीं, आपको आपका हक मिलना चाहिए। लेकिन कोमल जी मुझे ये चीज बताइए कि संख्या ही क्लियर नहीं है। अजय धवले जी कह रहे हैं 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं और ये आज का कंफ्यूजन नहीं है। मैं बता दूं राज्य सरकार को लेकर के ये संख्या तक क्लियर नहीं करते हैं आपकी। और ये हर डिबेट में मैं देखता हूं कभी 5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी 10 लाख, कभी 8 लाख, कभी 7 लाख। जिस राज्य में कर्मचारियों की संख्या को लेकर ही इतना कंफ्यूजन है उसके प्रति संवेदनशीलता कहां से साबित कर देंगे भाई हम लोग? आप मुझे बताइए कैसे 10 लाख है, क्योंकि वो कह रहे हैं 3 लाख है अभी अजय धवले जी ने कहा, और उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि आपसे मैं संख्या जरूर पूछूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में 30 से 32,000 आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। बाकी अन्य विभागों में जैसे बिजली विभाग है, जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में जो आउटसोर्स की संख्या है वो करीब 10 लाख के समथिंग है पूरे प्रदेश में। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं। जी बोलिए कोमल जी, आपकी बात कर लीजिए। निरंतर आउटसोर्स कर्मचारियों के जो दुख दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर आउटसोर्स कर्मचारियों का भला चाहती है तो जो विभागों में जो लाखों पद रिक्त हैं उन पदों पर नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को अगर रिक्त पदों पर नियमित कर देती है सरकार तो उसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप बोल चुके हैं। कोमल जी रिपीट मत कीजिए प्लीज, समय कम होता है। ये बात आप बोल चुके हैं। मुझे ये बताइए कि आप ये बताइए क्या आपको मार्च 2027 के बाद उस परिपत्र का, उस सर्कुलर का, ऑर्डर का डर लग रहा है जिसमें लिखा है कि इसके बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दीजिए, कोई नहीं रहेगा आउटसोर्स पर, और उसके बाद नए किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लीजिए, सब पर रोक लगा दी है? क्या अब आपको यह भी लग रहा है कि परमानेंट नौकरी तो छोड़िए, ये भी बचेगी कि नहीं? ये डर है क्या? बिल्कुल हमें बिल्कुल डर नहीं, 100% डर है, क्योंकि हमने विभागों में मरीजों की सेवाएं करने में 20-20 साल गवा चुके हैं। आज सरकार अगर जो आउटसोर्स की नौकरी अगर वो हमसे छीनी जाएगी तो हमारे परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? ठीक है, आज हम तो पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। ठीक है, हमारी उम्र भी निकल चुकी है, दूसरी नौकरी लाके भी नहीं बचे हम। ठीक है कोमल जी, ठीक है। तो ऐसे में सरकार को संवेदनशील दिखाते हुए जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पदों पर नियमित करना चाहिए। मुझे ये बताइए क्या कुछ सुविधाएं दी हैं आपको अभी पिछले 1-2 सालों में? आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ नई सौगातें दी हैं सरकार ने, जो बात अजय धवले जी कह रहे हैं कि टाइम पर पेमेंट मिलना या दूसरा कोई ऐसी व्यवस्था की जिससे आपको लगा कि कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए? आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दी। महिला कर्मचारियों को जो जैसे गर्भवती महिला होती है तो उसको 6 महीना का जो प्रसूति अवकाश मिलता है वो भी नहीं दिया जाता है आउटसोर्स में। कोई छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं और ना तो कोई स्वास्थ्य बीमा या न्यूनतम वेतन। तो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो अपने मन मुताबिक तरीके से किसी जिले में 8,000 वेतन मिल रहा है, किसी में 6 मिल रहा है, किसी में 5 मिल रहा है, किसी में 10 मिल रहा है, किसी में 11। तो जो निजी आउटसोर्स कंपनियां हैं वो पूरी तरह से मन मुताबिक जो वेतन दे रही हैं। ठीक है कोमल जी, आपके सवाल लेकर के जितेंद्र मिश्रा जी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, जमीन आसमान का अंतर है। अजय धवले जी कहते हैं 3 लाख कर्मचारी, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। कोमल जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोग हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहे। अजय धवले जी कहते हैं कि भाई इनको सैलरी टाइम पर दे, इसको हमने सुनिश्चितता जाहिर की। मैंने अभी एक कर्मचारी का सुनाया, अजय जी ने कहा 1-2 केस को लेकर आप बात नहीं कर सकते। अभी कोमल सिंह जी ने बोला श्योपुर में 8 महीने से वेतन नहीं मिला आउटसोर्स कर्मचारियों को जिले में। कितने महीने से? 8 महीने से। तो बताइए भाई, ये तो बिल्कुल, अगर यहां यकीन करें तो लग रहा है कि राम राज्य है, और वहां देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहां तो बिल्कुल नरक हुआ है यहां पर कर्मचारियों के साथ, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। सच्चाई क्या है ये बताइए जितेंद्र जी। अभिलाष जी देखिए, सवाल इस बात का है कि आज मंत्रालय देख लीजिए, मंत्रालय में 60% कर्मचारी कम हो गया है। जो रिटायर हो गए वो अपने घर चले गए, नई भर्ती की कोई संभावना नहीं मध्य प्रदेश में, और जो भर्ती निकलती है वो कहीं ना कहीं विवादों में आती है और निरस्त कर दी जाती हैं। जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पेपर लीक होता है और परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। आखिर सरकार भर्ती कैसे करेगी ये? और जब भर्ती नहीं कर पा रही है तो निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लाना पड़ेगा, संविदा के कर्मचारियों को लाना पड़ेगा। और आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एजेंसियां हैं, उनमें 18,000 प्लस जीएसटी का रेट फिक्स है। उनको 10-10, 11-11 हज़ार रुपये देते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम है। 8,72,000 आउटसोर्स कर्मचारी इस मध्य प्रदेश में है। खाली शिवपुर की बात नहीं है, शिवपुरी में देख लीजिए, ग्वालियर में देख लीजिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 11-11 महीने से वेतन नहीं मिला है जो आउटसोर्सिंग पे है। कहीं एजेंसी डिफॉल्टर हो जाती है, कहीं एजेंसी बंद हो जाती, भाग जाती है। उनका वेतन किसका? कर्मचारियों का कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। सरकार के पास कोई नियम नहीं है कि उनका वेतन दिलाया जा सके। अगर कर्मचारी भुखमरी के कगार पे नहीं आएगा तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में भी तो काम हुआ है,
उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, लेकिन इनकी समस्या के ठोस समाधान की दृष्टि में सरकारें चल तो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए कि इसके माध्यम से, आउटसोर्सिंग माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों को भ्रष्टाचार के मौके मिलते हैं। आप ये बताइए, एक दिन क्या होगा? एक दिन पूरी की पूरी सरकार और पूरा का प्रदेश आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि जो रिटायर हो रहे कर्मचारी नई भर्ती नहीं हो रही। आके प्रदेश की हालत आपको मालूम है। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि समान काम समान वेतन की बात जब होती है, इसका मतलब यह है कि आप उनसे काम ज्यादा ले रहे हैं और वेतन के नाम पर उन्हें आउटसोर्स कर बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी समस्या है इन कर्मचारियों की। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अजय जी आपके पास। अजय जी, पहली चीज तो आपको और आपके डेटा और इन आउटसोर्स कर्मचारियों के संगठन के डेटा में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या जानबूझ करके सरकार इनकी संख्या कम बताना चाहती है ताकि परेशानी छोटी हो जाए? पहला सवाल। और ये आज का अंतर नहीं, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, हर डिबेट में देखता हूं हर प्रवक्ता अलग डेटा देता है। आउटसोर्स कर्मचारी कितने? पहला। दूसरा, ये आपने कहा तय समय पर वेतन मिलता है। मेरे पास जिन लोगों के बयान आए वो कह रहे हैं नहीं मिला उनको अभी तक सैलरी। श्योपुर का वो बता रहे हैं नहीं मिलता है। सर, जो दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, इसकी लड़ाई है, पर जो दे रहे हैं, जो आप लोग कहते हैं दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए स्थिति बहुत खराब है सर। अजय जी जी, अभिलाष जी, पहली बात तो जिस प्रकार के ये डेटा की विसंगति है, तो निश्चित रूप से डेटा की विसंगतियां इसलिए आएंगी कि निश्चित रूप से देखिए कि जैसा कि अभी चलती डिबेट में हमारे पास में आया कि कुछ आउटसोर्स एजेंसियों का काम छूट जाता है, फिर दूसरी आउटसोर्स एजेंसी काम करने लेती है। तो ये डेटा हमेशा वेरिएबल्स होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो होता है सरकार का, वो आउटसोर्स का जो एजेंसीज एम्प्लॉय प्रोवाइड करने वाली होती है, वर्कर प्रोवाइड करने वाली होती है, उनके साथ में होता है। तो इसलिए ये विसंगति आपको हमेशा मिलेगी। लेकिन जो मोटे तौर पर 3 लाख से अधिक आउटसोर्स के कर्मचारी मध्य प्रदेश में कार्यरत है, और उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है, जो वेतन विसंगतियों वाला विषय। तो समान काम समान वेतन, सरकार ने कई बार कई मौकों पर इस बात की प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम ये मानते हैं कि स्किल्ड वर्कर के लिए एक विभाग में जितना सैलरी रेगुलर के कर्मचारी को मिलता है, जितना संविदा के कर्मचारी को मिलता है, उतने आउटसोर्स के कर्मचारी को मिलना चाहिए, और उसी के अनुसार जो आउटसोर्स की एजेंसी है उनको सैलरी दी जाती। दूसरा जो विषय आया था, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी बहुत प्रतिबद्धता के साथ में और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कर्मचारियों को वेतन देने की बात कर रही थी। देखिए कांग्रेस का किस प्रकार से धुआं चेहरा हमारे सामने आता है। मध्य प्रदेश में तो ये वेतन देने की बात करते हैं, हिमाचल में इनकी सरकार है। और अभिलाष जी, आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन और स्टेट टू स्टेट ये पॉलिसीज डिफर नहीं होनी चाहिए कि एक राज्य में आप कह रहे हैं कि नियमित समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। हिमाचल में रेगुलर कर्मचारियों को तक की तनख्वाह देने की सरकार के पैसा नहीं है। सरकार ये हाथ खड़े कर चुके कि हम प्रत्येक माह रेगुलर कर्मचारियों को, स्थायी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अब जो दूसरा विषय हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संघ के साथी बैठे उन्होंने कहा था, मैंने शुरुआत में कहा कि स्पेसिफिक कहीं किसी जगह पे ये दिक्कतें आ सकती है कि तनख्वाह नहीं मिली है, उन एजेंसीज के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का, उनको ब्लैकलिस्ट करने का भी काम सरकार ने किया है। और ऐसी कई एजेंसीज को जहां पे जिन्होंने श्रम कानूनों का पालन नहीं किया, जो एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं दे रही, जो बेनिफिट सरकार की ओर से ले रही है, उनको ट्रांसफर नहीं कर रही है, इसके लिए सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में उनको ब्लैकलिस्ट करने का भी काम किया है। जैसा कि सरमन नगरी जी ने बताया कि देखिए चाहे आउटसोर्स कर्मचारी वो अलग फुटप्रिंट पे है, संविदा के अलग फुटप्रिंट पे है, रेगुलर के अलग फुटप्रिंट पे, अगर हम इनमें कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि आउटसोर्स के कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारियों के अनुपात में महंगाई भत्ता और सीपीआई इंडेक्स के अनुसार महंगाई भत्ता का मांग करेंगे, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं एक्सचेकर और स्टेट का जो फाइनेंशियल हेल्थ सिस्टम है उसके अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के साथ में खड़ी है। सर, कहां खड़ी? आप आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कहां खड़े हैं? किस लेवल पर आपने काम किया? आप